रात थी सन्नाटे की, लेकिन नवाबगंज के जुड़ापुर गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके की रूह हिला दी। सिर्फ 20-22 साल के युवकों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए और पुलिस तक के कदम थम गए। इंतकाम की आग में झुलसते इन चेहरों ने इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी। इतनी बर्बरता कि लोग अब भी उस घर के नाम से सिहर उठते हैं। इन हैवानों ने एक लड़की तथा उसकी छोटी बहन का बेरहमी से कत्ल करने के बाद उनके साथ गलत काम किया था। यानी इन हैवानों ने दोनों बहनों के शवों से गलत काम किया था। लड़की के नाजुक अंग पर भी मूसल से प्रहार किया था। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो तब जन्म लेता है जब इंसान अपनी रूह बेच देता है। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नवाबगंज कस्बे में एक छोटा सा इलाका है, जुड़ापुर। ये वही जगह है जहां पर मेहनती और मिलनसार स्वभाव के मक्खन लाल गुप्ता अपनी पत्नी मीरा देवी, दो बेटियों वंदना और निशा और बेटे रंजीत के साथ रहते थे। मक्खन लाल ने अपने घर के सामने ही, जो सड़क से सटा हुआ था, एक छोटी सी किराने की दुकान खोल रखी थी। पूरे इलाके में उनकी ईमानदारी और सरल स्वभाव की मिसाल दी जाती थी। परिवार में कुल 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी रंजना, जिसने मेरठ से भी फार्मा की पढ़ाई की थी और अब शिमला की एक फार्मा कंपनी में नौकरी कर रही थी। बाकी 2 बेटियां अभी पढ़ाई कर रही थी, जबकि बेटा रंजीत भी एकाध छात्र था। 20 अप्रैल 2017 को वो अपना एग्जाम देने के लिए प्रतापगढ़ गया हुआ था। 24 अप्रैल 2017 की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोगों ने देर शाम तक मक्खन लाल और उनके परिवार को दुकान पर देखा था। रोज की तरह दुकान बंद हुई, गेट पर ताला लगा और घर के भीतर रात का सन्नाटा उतर आया। लेकिन अगली सुबह 25 अप्रैल की किरणें जैसे ही जुड़ापुर पर पड़ी, माहौल बदल गया। रंजीत ने बार बार अपने पिता को फोन किया, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। उसे बेचैनी होने लगी। कई कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं हो पाई, तो उसने अपने घर के पास रहने वाले चाचा नोखे लाल को फोन किया और उनसे घर जाकर देखने को कहा। नोखे लाल जब मक्खन लाल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा चैनल गेट अंदर से बंद था और उस पर ताला लटका हुआ था। नोखे लाल ने जब कई बार आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। घर की खामोशी और भी गहरी लगने लगी। बेचैनी में वो मकान के पीछे की ओर गया। वहां उसने देखा कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट उठी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो अंदर गया और जो दृश्य उसके सामने था, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के भीतर बिस्तर पर मक्खन लाल, उनकी पत्नी मीरा देवी और एक बेटी खून से लथपथ पड़े थे। फर्श पर छोटी बेटी की लाश पड़ी थी। उसका शरीर जख्मों से भरा था। पूरा कमरा खून से सना हुआ था, जैसे किसी ने बेरहमी से इस खुशहाल परिवार को मौत की नींद सुला दिया हो। नोखे लाल का गला सूख गया। वो कांपते हुए बाहर भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मक्खन लाल के घर में सब मारे गए हैं। कुछ ही देर में गांव वाले इकट्ठा होने लगे। किसी ने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया और थोड़ी ही देर में नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अंदर जाकर हालात देखे। दोनों बेटियों के कपड़े अस्त व्यस्त थे, जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि शायद उनके साथ गलत काम भी हुआ हो। मीरा देवी के कपड़े भी बिखरे हुए थे। उनके शरीर पर चाकू और मूसल से किए गए वारों के गहरे निशान थे। अलमारी खुली हुई थी। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, मानो लूटपाट भी की गई हो। थोड़ी देर में खबर बेटे रंजीत तक पहुंची, जो प्रतापगढ़ से भागता हुआ गांव आ गया। आंसू और गुस्से में डूबा रंजीत बोला, पड़ोस के यादव परिवार ने ही ये किया है। होली के दिन धमकी दी थी कि पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। उसके बयान के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 5 आरोपियों, राज बहादुर यादव उर्फ भल्लू, शिव बाबू यादव, नवीन, नरेंद्र और अजय को गिरफ्तार कर लिया। गांव अब खामोशी में डूबा हुआ था। 4 लाशें, एक टूटा हुआ घर और सैकड़ों सवाल, जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मामला और उलझता चला गया। 5 गिरफ्तार आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया और 5 मई तक जेल भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस हर पहलू को टटोल रही थी, यहां तक कि उन्होंने मक्खन लाल की बेटियों के किसी प्रेम प्रसंग के एंगल पर भी ध्यान देना शुरू किया।
लेकिन ठोस सबूत अब तक किसी दिशा में नहीं मिल पाए थे। अगले दिन जब चारों शवों का पोस्टमार्टम हुआ तो मामला और संवेदनशील हो गया। शवों को घर या घाट ले जाने को लेकर पुलिस और मृतकों के परिजनों के बीच करीब 4 घंटे तक झड़प हुई। गुस्साए लोगों ने प्रशासन से नौकरी, सुरक्षा और लाइसेंसी हथियार की मांग भी रख दी। सबकी निगाहें अब शिमला से आने वाली बड़ी बेटी रंजना पर टिकी थी। पुलिस ने तब तक के लिए शवों को मुर्दाघर में रखवा दिया ताकि रंजना के आने के बाद अंतिम संस्कार किया जा सके। इस बीच पुलिस ने रंजीत की गवाही के आधार पर 5 संदिग्धों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन यह रहस्य अब भी बना हुआ था कि क्या वही लोग इस भीषण हत्याकांड के पीछे थे और आखिर इसकी वजह क्या थी। पुलिस को घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल किया गया मूसल तो मिल गया था, मगर वो धारदार हथियार अब भी गायब था जिससे पूरे परिवार पर वार किए गए थे। जूड़ापुर की वो भयावह रात अब पूरे प्रदेश की सुर्खियों में थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन सबूतों की कमी से केस धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। पुलिस को इन संदिग्धों के पास से ऐसे कोई कपड़े नहीं मिले जिन पर खून के धब्बे हों या जो ये साबित कर सकें कि वे वारदात की रात मौके पर मौजूद थे। 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में थे, मगर उनकी संलिप्तता साबित करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। एक और आरोपी लगातार ये कह रहे थे कि उनका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं, जबकि दूसरी ओर पुलिस भी किसी ठोस कड़ी को जोड़ने में असफल रही। हर सुराग अधूरा साबित हो रहा था। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ग्रामीणों से पता चला कि मक्खन लाल की मझली बेटी वंदना गुप्ता को 1-2 बार किसी लाल रंग की बाइक पर एक युवक के साथ देखा गया था। इसी सूचना के बाद पुलिस ने उस अज्ञात बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी शुरू हो गया। मीडिया गांव में डेरा डाल चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस केस की प्रगति रिपोर्ट मांगी। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिन्हा भी जूड़ापुर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी बेटी रंजना से मुलाकात की। उन्होंने रंजना और रंजीत को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और यह भरोसा दिलाया कि रंजना की भी फार्मा की योग्यता को देखते हुए उसे एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जूड़ापुर की इस दिल दहला देने वाली वारदात को अब 3 दिन हो चुके थे, पर गांव में मातम की वही चुप्पी फैली हुई थी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जूड़ापुर पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों समर्थकों की भीड़ थी और हर कोई न्याय की मांग कर रहा था। दूसरी ओर गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के परिवार वालों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की गाड़ी रोककर गुहार लगाई, साहब, हमारे बेटों को बेवजह फंसाया गया है, उनका इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। ये आवाजें अब प्रशासन और मीडिया दोनों तक पहुंच चुकी थी। पुलिस की धीमी और उलझी हुई जांच से परेशान होकर रंजना और रंजीत ने खुलकर मांग की कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि गांव में अब उनकी जान को खतरा है, इसलिए सरकार उन्हें शहर में रहने के लिए मकान दे, साथ ही 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करे। समय बीतता गया, 3 महीने गुजर गए और फिर अचानक पुलिस के हाथ एक ऐसा मजबूत सुराग लगा जिसने अब तक की पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। नीरज मौर्य, प्रदीप कुमार पटेल, मोहित पाल और सत्येंद्र पटेल। मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया नाम था नीरज मौर्य, जो BSc का छात्र था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि नीरज की पहचान मक्खन लाल की मझली बेटी वंदना से थी, जो MA की छात्रा थी। दोनों पचदेवरा के इंटर कॉलेज में छोटे बच्चों को पढ़ाने जाते थे। वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे गहराई तक पहुंच गई। पुलिस की महीनों की मेहनत के बाद जो सच सामने आ रहा था, वो किसी भी इंसान को भीतर तक हिला देने वाला था। जांच में पता चला कि वंदना की एक करीबी सहेली कविता अपने घर के पास की BLR कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करती थी। ये कंपनी लोगों को मार्केट से आधे दाम पर सामान देने का दावा करती थी। लोगों को लालच दिया जाता था कि पहले कुछ रकम जमा कर दो, फिर सस्ते में सामान मिलेगा। इसी बहाने वंदना ने भी अपने कुछ परिचितों से पैसे जुटवाने शुरू किए थे। नीरज मौर्य, जो उस पर दिलो जान से फिदा था, उसने भी अपने 6 रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करके 7,500 रुपए वंदना को दे दिए। नीरज के लिए ये पैसे नहीं, बल्कि भरोसे और प्यार की निशानी थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसे महसूस हुआ कि वंदना उससे दूरी बनाने लगी है। नीरज का मन जलने लगा। उसका प्यार धीरे धीरे हट और गुस्से में बदल गया।
जब उसने वंदना से अपने पैसे वापस मांगे तो वंदना ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो ये पैसे लौटाने वाली नहीं है, और साथ ही उसे कड़ी बातें भी सुना दी। ये बात नीरज को चुभ गई। उसके अंदर का गुस्सा अब धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंच गया। उसने ठान लिया वंदना को सबक सिखाना ही होगा। फिर भी बाहर से वो सामान्य बना रहा। वो अब भी कॉलेज जाता, वंदना से कभी कभी बातें करता ताकि शक न हो। इसी दौरान अप्रैल 2017 के महीने में वंदना ने उसे बताया कि उसका भाई रंजीत प्रतापगढ़ एग्जाम देने गया हुआ है और 24 अप्रैल को उसे खुद लाल गोपालगंज एग्जाम देने जाना है। वंदना ने कैजुअली कहा था, अगर तू फ्री है तो मुझे छोड़ देना। लेकिन नीरज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, यही सही वक्त है जब कोई घर पर नहीं होगा और मैं अपने बदले की आग बुझा सकूंगा। नीरज के भीतर का गुस्सा अब बदले की आग में बदल चुका था। वो दिखने में शांत था, लेकिन उसके मन में हिंसा और प्रतिशोध का तूफान उमड़ रहा था। 21 अप्रैल को उसने वो सब सोचना शुरू कर दिया। उसने अपनी योजना अपने 3 दोस्तों प्रदीप कुमार पटेल, मोहित पाल और सत्येंद्र पटेल को बताई। शुरू में तीनों हिचकिचाए, पर नीरज ने उन्हें मनाया और धीरे धीरे सभी उसके साथ इस अंधे खेल में शामिल हो गए। 23 अप्रैल 2017 की रात नीरज 2 चाकू लेकर मोहित पाल की बहन की शादी में पहुंचा। वहीं पर प्रदीप और सत्येंद्र भी मौजूद थे। बारातियों और रिश्तेदारों को भोजन कराने के बाद जब शादी का शोर धीमा पड़ा, तब चारों युवक वहां से चुपचाप निकल गए। रात लगभग 11 बजे वे 2 बाइक पर सवार होकर शाहपुर गांव पहुंचे, जो जुड़ापुर से ज्यादा दूर नहीं था। वहां इन्होंने शराब पी और फिर मक्खन लाल के घर की ओर बढ़ चले। घर से करीब 300 मीटर पहले एक स्कूल के पास अपनी बाइक खड़ी की और अब वे पैदल आगे बढ़े। रात के लगभग 11:30 बजे नीरज ने वंदना को फोन किया। उसने कहा, थोड़ा पेट्रोल चाहिए, बाइक में खत्म हो गया है। असल में मक्खन लाल अपने घर से ही ब्लैक में पेट्रोल बेच लिया करते थे, इसलिए ये बात वंदना के लिए सामान्य लगी। उसने दरवाजा खोला। बस वहीं से खूनी खेल शुरू हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला, नीरज ने वंदना का मुंह दबाकर अंदर खींच लिया। मोहित बाहर ही चौकीदारी करने लगा। अंदर वंदना खुद को छुड़ाने के लिए जूझ रही थी। वो जोर जोर से छटपटा रही थी। तभी गुस्से में पागल नीरज ने घर में रखे मूसल से उस पर वार कर दिया। 1, 2, 3 वार, और वंदना जमीन पर गिर पड़ी, हमेशा के लिए। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसानियत के लिए शर्म से सिर झुका देने जैसा था। नीरज और उसके साथियों ने सोए हुए मक्खन लाल, उनकी पत्नी मीरा देवी और छोटी बेटी निशा पर बेरहमी से हमला कर दिया। उनके गले काट दिए गए। खून से सना कमरा, टूटी हुई दीवारें और तबाही की वो खामोश रात, यही थी जुड़ापुर की भयावह सच्चाई। इतना सब करने के बाद भी इन चारों की दरिंदगी नहीं थमी। उन्होंने वंदना और निशा की लाशों के साथ दुष्कर्म किया और फिर घर को वैसे ही छोड़कर भाग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीरज और उसके साथियों की हैवानियत उस रात अपनी चरम सीमा पर थी। जब वंदना की चीखें थम गई, जब मक्खन लाल, मीरा देवी और छोटी निशा की सांसें हमेशा के लिए रुक गई, तभी इन चारों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। मोहित पाल का दिल दहल उठा। उसने कांपते हुए कहा, बस करो नीरज, अब घर चलो, बहुत हो गया। मगर बाकी तीनों पर तो जैसे हैवानियत सवार थी। एक पागलपन, एक अंधा गुस्सा जिसने इंसानियत को निगल लिया था। इंतकाम की आग में जल रहे नीरज मौर्य और उसके दोस्तों ने वंदना और निशा बेरहमी से कत्ल करने के बाद उनके साथ गलत काम किया था। यानी इन हैवानों ने दोनों बहनों के शवों से गलत काम किया था। वंदना के नाजुक अंग पर भी मूसल से प्रहार किया था। पुलिस अधिकारियों ने भी माना कि दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया कांड सरीखी दरिंदगी करते हुए नीरज और उसके साथियों ने हैवानियत में घूमंतु अपराधी गिरोह बावरिया को भी पीछे छोड़ दिया। सारा खून खराबा करने के बाद इन लोगों ने सोचा कि कुछ कीमती चीजें लेकर निकल जाएं, ताकि ये लगे कि लूटपाट की वजह से हत्या हुई। उन्होंने घर की एक अलमारी का ताला तोड़ा, पर अंदर उन्हें कुछ खास नहीं मिला। फिर ये सब रात के अंधेरे में वहीं से भाग गए। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो पूरा इलाका सनसनी से भर गया। जांच के दौरान पुलिस ने इस केस को एक क्राइम ऑफ पैशन बताया, एक ऐसा अपराध जो प्यार, गुस्से और बदले की अंधी आग में किया गया था। नीरज के भीतर का प्रेम अब जुनून में बदल चुका था और वही उसे इस दरिंदगी तक ले आया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि नीरज बहुत उग्र स्वभाव का था। वो जरा सी बात पर मरने मारने पर उतर आता था। असल में
पुलिस अगर शुरुआत में कुछ और बारीकी से काम करती तो ये सबक बहुत पहले मिल सकता था। तीनों साथी प्रदीप, सतेंद्र और मोहित पहले अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब होते रहे। उन्होंने कहा कि उस रात वे मोहित की बहन की शादी में मौजूद थे। ये बात सच भी थी, क्योंकि शादी के फोटो और गवाह उनकी मौजूदगी बताते थे। यही कारण था कि पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर जांच में एक ऐसी छोटी सी बारीकी सामने आई जिसने पूरा केस पलट दिया। पुलिस ने नीरज की कॉल डिटेल्स खंगाली और वहीं से सच सामने आने लगा। पता चला कि वारदात के वक्त जब नीरज मक्खन लाल के घर से निकल रहा था, तब उसकी प्रेमिका उसे बार बार फोन कर रही थी। उन कॉल्स के कारण नीरज का मोबाइल टावर बार बार बदल रहा था और इसी से पुलिस को उसकी लोकेशन का सुराग मिला। यही वो सुराग था जिसे पहले इग्नोर कर दिया गया था, पर जब ध्यान से देखा गया तो जूड़ापुर की उस भयानक रात की परतें एक एक करके खुलने लगी और तब जाकर सामने आया वो सच जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। पुलिस ने नीरज को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। इंटेरोगेशन के दौरान नीरज बार बार बात को घुमाने लगा और जब सवालों की बौछार तेज हुई तो अचानक उसने अपना सिर दीवार पर मार दिया। दीवार में निकली एक कील उसके सिर में धंस गई और खून बहने लगा। घायल देखकर पुलिस ने उस वक्त उसे जाने दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही वही लड़का है जिसने एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। वंदना से रिश्ते खराब होने के बाद नीरज ने दूसरी लड़की से संबंध बना लिए थे और वारदात से 4 दिन पहले उसने अपने दोस्तों से कहा था, कविता को सबक सिखा कर रहूंगा। इसके बाद जब पुलिस ने नीरज के घर पर छापा मारा तो वहां से घटना में प्रयुक्त 2 चाकू, खून से सने कपड़े और 2 बाइकें बरामद हुई। बस यही थे वो सबूत जो इस हत्याकांड की आखिरी कड़ी साबित हुए। पूरा खुलासा होने के बाद पहले गिरफ्तार किए गए 5 निर्दोष आरोपियों को बरी कर दिया गया। उनके नार्को टेस्ट भी कराए गए जो नेगेटिव आए। सच्चाई अब साफ थी, लेकिन न्याय की राह अब भी लंबी थी। नीरज और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद उनके परिजनों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना था, पुलिस पर 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करने का दबाव है, इसलिए उन्होंने 4 निर्दोष लड़कों को फंसा दिया है। कुछ ही दिनों बाद चारों को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं रंजना और रंजीत ने जज के सामने खड़े होकर कहा, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमारे परिवार के हत्यारों को फांसी दी जाए। आज 8 साल बीत चुके हैं। मक्खन लाल गुप्ता और उनके परिवार का हत्याकांड अब भी सेशन कोर्ट में लंबित है। नीरज मौर्य और उसके तीनों साथी कभी जेल के अंदर होते हैं, कभी जमानत पर बाहर। जूड़ापुर की ये दर्दनाक कहानी सिर्फ एक परिवार की हत्या नहीं, बल्कि उस समाज का आईना है जहां प्यार, विश्वास और रिश्ते कभी कभी अंधे जुनून में बदल जाते हैं। नीरज मौर्य का प्यार जब अस्वीकार हुआ तो वो प्रेम नहीं रहा, वो अहंकार और प्रतिशोध में बदल गया और इसी अंधे गुस्से ने एक पूरे परिवार की जिंदगी छीन ली। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अपराध केवल हथियार से नहीं, विचारों की विकृति से जन्म लेता है। जब इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है तो वो दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक केस फाइल नहीं, बल्कि एक सबक है कि प्यार में विश्वास जरूरी है, मगर जुनून खतरनाक होता है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।